हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 20 का आगे के जो हमारे डिजास्टर्स मैनेजमेंट हम चैप्टर देख रहे हैं उसमें अर्थक्वेक लेंगे और बाकी के डिजास्टर्स लेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने साइक्लोन, फ्लड ये देख लिए थे, तो मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, ध्यान से आप सुनिएगा। अर्थक्वेक, an earthquake in general meaning means the shaking of the surface of the earth। अर्थक्वेक का मतलब क्या है? जनरल मीनिंग इसका हम देखें तो आमतौर पर मतलब जो भूकंप है, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, वो कब होता है? जब ज़मीन आपस में टकराती है, उसका जो सरफेस है, उसके जो प्लेट्स हैं। ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एन अर्थक्वेक इज़ फेल्ट। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अंदर पृथ्वी के अंदर, वो जब आपस में टकराती हैं तो हमें अर्थक्वेक महसूस होता है। इट्स मेजर एरिया आर द रीजन्स विथ वीकर रिलीफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो मेजर एरिया है जहाँ पर अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा महसूस किया जाता है या होता है, वहाँ पे वहाँ पर बहुत ही बचाव कार्य कम होता है। ठीक है, मतलब नुकसान ज़्यादा होता है। प्रोबेबल अर्थक्वेक रीजन कैन बी आइडेंटिफाई बट एन अर्थक्वेक कैन नॉट बी फोरकास्ट। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे ये तो पता किया जा सकता है कि ये एरिया अर्थक्वेक का है या नहीं, यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है या नहीं। ओके, बट कब आ सकता है अर्थक्वेक, ये हम आइडिया नहीं लगा सकते, फोरकास्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि फ्लड, साइक्लोन का हम आइडिया लगा सकते हैं कि हैवी रेनफॉल हो रहा है या ओशन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, तो ये पता चल जाता है, बट अर्थक्वेक का पता नहीं चलता है। दस मच डैमेज इज कॉज इन द एब्सेंस ऑफ अ फोरकास्ट। इसलिए पहले से तो कुछ आइडिया होता नहीं है, फोरकास्ट किया नहीं जाता कि अर्थक्वेक आने वाला है तो लोग अलर्ट हो जाएं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान और तबाही होती है। व्हाट टू डू, अब हमें अर्थक्वेक जब होता है तो हमें क्या करना चाहिए? जब अर्थक्वेक हो गया तो हमें बचाव कार्य के लिए क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक स्टे बीनीथ अ लार्ज बेंच और अ टेबल। जब भी अर्थक्वेक हो तो आप घर में हैं या स्कूल में हैं तो आपको एक बड़े से बेंच या टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए या छुप जाना चाहिए। इफ़ यू आर इन अ स्कूल सिट बीनीथ अ बेंच। ठीक है, अगर स्कूल में है तो बेंच के नीचे बैठ जाइए। इफ़ यू आर इन ओपन स्पेस स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग, बालकनी, इलेक्ट्रिक पावर्स लाइन्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स। अगर आप ओपन स्पेस में हैं तो बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के पास ना खड़े रहें, पोल्स के पास ना खड़े रहें, इलेक्ट्रिक पोल्स के पास ना खड़े रहें। इफ़ यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल डू नॉट ब्रिंग योर व्हीकल टू अ हॉल्ट ओवर और अंडर अ ब्रिज। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो किसी भी ब्रिज के ऊपर या नीचे खड़े ना होइए। कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल्स, पावर लाइन्स एंड ट्रैफिक सिग्नल। तो अपनी गाड़ी ऐसी कोई जगह खड़े ना करिए जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल्स है, पावर लाइन्स है या ट्रैफिक सिग्नल है। इन सब का गिरने का खतरा ज़्यादा है कि वो शायद अर्थक्वेक आया होगा तो मे बी वो हिल गए होंगे, तो अगर तेज़ हवा का झोंका या कुछ आया तो वो गिर सकता है, इसलिए ऐसी जगह आप खड़े ना होइए। रिमेन सीटेड इन योर व्हीकल टिल द अर्थक्वेक ट्रेमर आर नॉट ओवर। बेटर यही रहेगा कि आप अपनी गाड़ी में ही बैठे रहिए जब तक अर्थक्वेक का पूरा झटका ख़त्म नहीं होता। Even after the earthquake tremor are over, few things like fridge, photograph on the wall, ceiling fan, etc. may fall down afterward. So keep away from them. अर्थक्वेक के ट्रेमर्स ख़त्म हो गए, झटके आए, ज़मीन हिल गई, सब कुछ हो गया, सब ख़त्म हो गया, ठीक है, बट फिर भी आप इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, जैसे फ्रिज है, फोटोग्राफ्स जो दीवार पे लटक रही है, फ़ैन है, कभी भी ये गिर सकते हैं क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से वो सब हिल चुके हैं। शायद कोई हवा आए या अचानक छोटा सा भी झटका आए तो ये गिर जाएगा, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहिए। फॉर इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस अबाउट द इवेंट लिसन टू द लोकल रेडियो। इन सभी इवेंट्स के बारे में, तो इन सब के बारे में आप रेडियो में सुनिए, क्योंकि टीवी, वायर्स ये सब में भी डिस्कनेक्ट हो चुके हों बट रेडियो में आप न्यूज़ सुन सकते हैं कि क्या चल रहा है। New buildings under construction should be made earthquake proof.
जो नई बिल्डिंग बनाई जाए, अर्थक्वेक हो या ऐसा कभी हमें एक्सपीरियंस हुआ हो, तो जो नई बिल्डिंग बनाई जाए वो अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जाए, मतलब उनको इतना अच्छा काम मटेरियल दिया जाए कि अर्थक्वेक के झटके आने पर भी उन्हें कोई नुकसान ना हो। ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। तो डू नॉट शाउट और फ्ली इन पैनिक, ठीक है। जब अर्थक्वेक हो तो भागा दौड़ चिल्लम चिल्ली नहीं करनी चाहिए, ठीक है, पैनिक नहीं होना चाहिए। डू नॉट अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द थिंग फॉलिंग डाउन आफ्टर द अर्थक्वेक ट्रेमर, ठीक है। डू नॉट अटेम्प्ट प्रिवेंट द थिंग्स फॉलिंग डाउन आफ्टर द अर्थक्वेक ट्रेमर। अभी कोई चीज़ों को ऐसे नहीं कि हाँ पंखा लटक रहा है जल्दी से मैं इसको बचा लूँ, वहाँ से फ़ोटो फ्रेम गिर रही है, अब जो गिर रहा है जो टूट रहा है उसे छोड़ दीजिए, आप उसको बचाने के लिए मत जाइए, मे बी आपको भी नुकसान हो सकता है। डू नॉट यूज़ एलिवेटर टू गो डाउन, लिफ्ट का यूज़ मत करिए, बिल्डिंग में है तो सीढ़ियों से ही जाइए, लिफ्ट वगैरह का यूज़ नहीं करना है। यू आर इन अ हाउस, डू नॉट स्टैंड नियर वुडन कैबिनेट, कबर्ड, सेफ मिरर और अ ग्लास सैलेंडियर, तो ऐसी चीज़ों के पास ना खड़े रहें, जैसे कबर्ड है, ग्लास मिरर है, ये सब चीज़ों के पास। डू नॉट लाइट अ मैच स्टिक और अ लाइटर, और डू नॉट स्विच on electric gadget before confirming that the cooking gas is not leaking because leaking gas may be explode, ठीक है। इन जैसे माचिस ना जलाएं, लाइटर ना ऑन करें, गैस कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच ना ऑन करें जब तक हमें ये कंफर्म ना हो कि गैस जो है वो लीक नहीं हो रही, क्योंकि अगर गैस लीक हो रही हो और आप ये सारे काम करेंगे तो मे बी अचानक से सब कुछ फट सकता है, ठीक है। जब भी हमने पहले से हमें बताया जाता है कि जब गैस वगैरह है लीक होती है तो हमें कोई भी स्विच ऑन ऑफ नहीं करना, अगर ऑन है तो ऑन छोड़ दो, ऑफ है तो ऑफ छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नाउ डू नॉट पुट अ फोन कॉल अनलेस फॉर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प और फायर, अ फोन कॉल में प्रॉम्प्ट फोन कॉल में इंटरप्ट टेलीफोन नेटवर्क विच में ऑब्स्ट्रक्ट द रिलीफ वर्क। अभी फालतू के कॉल्स जो हैं यहाँ वहाँ अपने रिश्तेदारों में यहाँ कॉल करें वहाँ कॉल करें, ज़्यादा कॉल ना करें फ़ोन कॉल्स, हो सके तो मेडिकल हेल्प के लिए अगर आपको इमरजेंसी है ज़्यादा तो ही करें, वरना इस तरीके के ज़्यादा कॉल्स लाइंस को डिस्टर्ब कर देंगे और राहत कार्य में बाधा आ जाएगी। तो ये हो गया अर्थक्वेक के बारे में। अब हम देखेंगे सुनामी, ठीक है, कि सुनामी कैसे होती है। ये भी ओशंस में ही होती है, सी में ही आती है। तो मैं रीड कर रही हूँ। द डिस्ट्रक्टिव एंड पावरफुल सी वेव्स आर कॉल्ड सुनामी। जो डिस्ट्रक्टिव पावरफुल वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं समुद्र के अंदर या ओशंस में, वो उसे सुनामी कहा जाता है और ये तबाही करती हैं। इन वेव्स से तबाही हो, डिस्ट्रक्शन होता है सारा कुछ, तो इसलिए इसे डिस्ट्रक्टिव पावरफुल वेव्स कहा जाता है। दीज आर जनरेटेड एट द सी बॉटम ड्यू टू अर्थक्वेक हैविंग अ रेटिंग ऑफ 7 और मोर ऑन रिक्टर स्केल। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो स्पीड होती है वो 7 या उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये सी के अंदर जो अर्थ है वहाँ पर सी के बॉटम में अर्थक्वेक क्रिएट करती है। एक तरीके से ये सी के अंदर का भूकंप है। जैसे ज़मीन पर भूकंप आया तो हमें पता चला, ऐसे ही जब ज़मीन के अंदर सी के अंदर जो भूकंप आता है उसे सुनामी या डिस्ट्रक्टिव वेव्स कहा जाता है। अर्थक्वेक ऑन ओशन फ्लोर, सो दीज आर नॉन एज ओशनिक अर्थक्वेक वेव्स, इसलिए इन्हें समुद्री भूकंप लहरें या तरंगे कहा जाता है। दीज वेव्स ट्रेवल वेरी फास्ट इन सर्कुलर पैटर्न फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। ये जो प्लेस हैं वेव्स हैं, ये बहुत ही फास्ट ट्रैवल करती है। जहाँ पे ओरिजिन होती है वहाँ से सर्कुलर वे में सर्कुलर एक पैटर्न क्रिएट करती है और वहाँ से बहुत स्पीड में आगे की ओर भागती है। इन डीप सी these waves travel very fast in circular pattern from the place of the origin. In deep sea, these waves are not seen distinctly due to their shorter waves height, but when they approach coast and shallow sea, they turn into devastating form,
ठीक है, इन डीप सी, गहराई में जब ये उत्पन्न हुई तो हमें इसका आइडिया नहीं लग सकता, हम उसे देख नहीं पाते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है। बट जब ये कोस्ट के पास आती है, सी कोस्ट के पास, ये बहुत ही एक भयंकर रूप ले लेती है। इट्स वेलोसिटी रिड्यूस नियर कोस्ट बट हाइट इंक्रीज, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो स्पीड है वो कम हो जाती है उसके किनारे पर आकर सी के, बट इसकी हाइट बहुत ज़्यादा, इन तरंगों की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दीज वेव्स सर्ज अहेड इन द फॉर्म ऑफ अ वॉल नियर सी कोस्ट एंड कॉज डिवास्टेशन। तो ये जो लहरें हैं जब नदी समुद्र के किनारे आती हैं तो एक बड़ी दीवार का रूप धारण कर लेती है, ऐसे लगते हैं जैसे बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हों, क्योंकि वो इतनी उनकी हाइट ऊंची हो जाती है कि एक दीवार का पैटर्न फॉर्म करती है। तो कई बार हमने टीवी में भी ऐसी लहरें देखी होंगी। तो ये तो हो गया सुनामी का। अभी आगे है कि मोर देन 2 लाख पीपल फ्रॉम थाईलैंड, India, Indonesia, Sri Lanka and other southeastern countries become victim of high destructive tsunami on 26th of December 2004। तो 2004 में 26 दिसंबर को ऐसी ही एक सुनामी आई थी जिसमें ये सारी कंट्रीज़ ने फेस किया था, विक्टिम हुई थी, पीड़ित हुई इससे। जैसे थाईलैंड है, इंडिया, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, थाईलैंड है, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका है, जिसमें 2 लाख से भी ज़्यादा लोग इससे इफेक्ट हुए थे। नाउ विथ मॉडर्न इक्विपमेंट ऑफ फोरकास्ट एंड नियरली एग्जैक्ट टाइम ऑफ द स्ट्राइक ऑफ अ सुनामी कैन बी प्रेडिक्टेड, ठीक है। अभी जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ रहे हैं तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है, पता प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि सुनामी आने वाली है या नहीं, और एग्जैक्ट कब आने वाली है, कहाँ आने वाली है। इन फ्यूचर मोर डेथ कैन बी प्रिवेंट विद ड्यू प्रिकॉशन, इसलिए फ्यूचर में ये सारी चीज़ों का हमें पता चल सकता है पहले ही, तो हम फ्यूचर में अपनी सावधानियों से बहुत कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत जानों को बचा सकते हैं। व्हाट टू डू, अभी हमें क्या करना चाहिए कि जब अगर सुनामी हो तो हमें क्या करना चाहिए। विद सुनामी वार्निंग मूव टू अ सेफर प्लेस अवे फ्रॉम सी कोस्ट। अब सी कोस्ट के पास है और सडनली हमें ऐसा पता चलता है कि इस तरीके का कुछ लहरें आने वाली हैं, तो हमें फटाफट वहाँ से मूव करना चाहिए। कीप अ रेडियो हैंडी एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द अथॉरिटीज़, और हमें वही काम करने चाहिए, वही एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो अथॉरिटीज़ से यानी गवर्नमेंट से हमें इंस्ट्रक्शंस आए। कंस्ट्रक्शन ऑफ new buildings and societies should be carried out considering the tsunami impact। जो न्यू बिल्डिंग्स हैं उन्हें इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि उस सुनामी का उन पर असर ना हो। मैंग्रोव रिड्यूस द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ सुनामी, सो अटैम्प्ट शुड बी मेड टू एक्सपेंड देयर स्पैन, सो अटैम्प्ट्स शुड मेड टू एक्सपेंड देयर स्पैन। तो ये मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो सुनामी से बचाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के पेड़ और एक जंगल कहिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ये तो हो गया हमें क्या करना चाहिए। अब व्हाट नॉट टू डू, डू नॉट टेक शेल्टर ऑन टॉल बिल्डिंग बिकॉज दीज बिल्डिंग्स में कॉलेप्स ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव वेव्स। हमें ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पास नहीं खड़े होना चाहिए, इस तरीके की बड़ी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। आफ्टर द सुनामी रिसीड्स डू नॉट अप्रोच सी कोस्ट टिल द इंस्ट्रक्शन आर रिसीव फ्रॉम द अथॉरिटीज़। हमें सुनामी अगर इस तरीके से आता है और आने के बाद चला जाता है तो भी हमें फटाफट समुद्र के किनारे नहीं जाना चाहिए एंजॉय करने के लिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब तक हमें अथॉरिटी ऑर्डर ना करे या इस तरीके का सर्कुलर पास ना करे कि हाँ अब आप सेफ़ हैं और ऐसे प्लेस को विज़िट कर सकते हैं, तब तक हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर वो बोलते हैं, अथॉरिटीज़ परमिशन देती है तो हमें जाने के अगर मन हो तो हम जा सकते हैं, बट बेटर हो कि हम ना ही जाए कुछ टाइम के लिए। तो ये तो हो गया सुनामी। अब ड्रॉथ जो है फेमाइन, जो सूखा। अभी सूखा क्यों होता है उसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। ड्रॉथ, A drought is a highly destructive hazard leaving a long lasting impact। जो ड्रॉथ है ये एक बहुत ही हाईली डिस्ट्रक्टिव हैजार्ड है, इसमें तबाही होती है और ये एक लंबे समय तक का असर छोड़ जाता है। इट इज़ कनेक्टेड विथ वाटर एंड फूड विच आर वेरी मच नीडेड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो ये जो सूखा है ये इन चीज़ों से जुड़ा है जो हमारे जीवन के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे फूड है, वाटर है. द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉथ अकर इन रीजन्स ऑफ मानसून क्लाइमेट वेयर द रेनफॉल इज़ इरेगुलर एंड इज़ वेरी स्कैंटी. ठीक है, ये जो सूखा है ऐसी प्रॉब्लम है उन एरियाज़ में होती हैं जहाँ पर बारिश जो है लगातार या फिर एक अच्छी मात्रा में नहीं होती है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है. This is so because the agricultural crop, food grains and living organisms depend completely on water. तो जो एग्रीकल्चर है, फूड ग्रेन्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमें पता ही है कि हम कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करते हैं, हम वाटर पे. एग्रीकल्चर भी है, अगर पानी अच्छा नहीं है, अगर पानी की मात्रा अच्छी नहीं है तो एग्रीकल्चर भी अच्छा नहीं होगा. द शॉर्टेज इज़ क्रिएटेड ड्यू टू वाटर क्राइसिस. तो इन सब ये पानी का जो शॉर्टेज है, ये फूड ग्रेन्स का, इन सब का शॉर्टेज क्यों है? पानी की मंदी के कारण. ठीक है, वाटर क्राइसिस की वजह से. अंडर सच कंडीशन हैवी डैमेज इज़ डन टू एग्रीकल्चर एंड नेचुरल वेजिटेशन. अंडर सच कंडीशन हैवी डैमेज इज़ डन टू एग्रीकल्चर एंड नेचुरल वेजिटेशन. तो इस वजह से, इस सूखे की वजह से बहुत ही ज़्यादा तबाही होती है एग्रीकल्चर में और नेचुरल वेजिटेशन में. अर्लियर मैनी पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन ड्यूरिंग अ ड्रॉथ. कई लोग भूख के कारण, ठीक है, उससे उनकी डेथ हो जाती है. बट नाउ इट कुड बी रिड्यूस ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड वेल प्लान मैनेजमेंट. बट इन चीज़ों को आज के दिनों में कम किया गया है एक वेल प्लान मैनेजमेंट करके. जब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वहाँ उस एरिया में चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके. नाउ व्हाट टू डू? ड्रिप इरिगेशन इन एग्रीकल्चर शुड बी इंटेंसिफाइड. ठीक है, ड्रिप इरिगेशन हमें करना चाहिए जिससे पानी जहाँ कम है तो कम पानी में एक अच्छी खेती की जा सकती है. फूड रैशनिंग एंड यूज़ ऑफ वाटर शुड बी प्लान्ड आफ्टर एस्टिमेटिंग देयर एबिलिटी. फूड राशन और ये वाटर है, इसको वेल प्लान्ड करना चाहिए ताकि उनकी ज़रूरत को, उनकी स्टॉक्स को बरकरार रखा जा सके. अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर फेयर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एंड रिलीफ वर्क. ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि एक अच्छी कीमत पे लोगों को चीज़ें मिल सकें, फूड लोगों को प्रोवाइड हो सके. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुड बी स्टॉप एक्सेप्ट फॉर द इनएविटेबल वर्क. ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को भी रोक देना चाहिए. ठीक है. नाउ व्हाट टू डू? अब हमें व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए. तो टू प्रिवेंट द फूड वेस्टेज डू नॉट होल्ड लार्ज स्केल डिनर पार्टीज. ठीक है, तो फूड का वेस्टेज ना हो इसलिए हमें इस तरीके की कोई पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करनी चाहिए. सिटीजन शुड नॉट होर्ड फूड ग्रेन और फॉडर. अभी इस तरीके की चीज़ें हैं जैसे खाना है, अनाज है, ठीक है, चारा है, इन सब चीज़ों को इकट्ठा नहीं रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारा आप ही जमावड़ा कर लोगे, पूरा जमा आप ही कर लोगे तो बाकी की पब्लिक को कैसे दिया जाएगा, कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा. ओके, तो ये तो बात हो गई ड्रॉथ की. अब ना फॉरेस्ट फायर, ये भी नेचुरल डिजास्टर है. फॉरेस्ट फायर जो है जंगलों में आग लग जाना. तो अब हम ये देखेंगे. A forest fire is the fire which occur in forest and create devastation. फॉरेस्ट फायर वो है जब जंगलों में आग लग जाता है और भारी तबाही करता है. एक्सेप्ट फॉर लाइटनिंग ऑल अदर रीजन फॉर फॉरेस्ट फायर आर मैन इंड्यूस्ड. एक जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली का गिरना, बिजली के गिरने के अगर कारण आग लगती है तो वो नेचुरल रीज़न से होता है. बट इसके अलावा अगर किसी अदर रीज़न से होता है तो वो मैन इंड्यूस्ड ही होता है. Among them throwing of burnt butts of cigarette, beedies or matchstick, burning thing left by tourists, pilgrims or shepherds etc. तो ये जो बीड़ी, सिगरेट, माचिस, कुछ जली हुई चीज़ें अगर हम सडनली थ्रो कर देते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, सूखे पत्ते हैं, तो वहाँ जल्दी आग लग जाती है. तो मैन इंड्यूस होता है. आर द मेजर रीजन्स.
reasons. There are more probability of a forest fire occurring during a dry season after autumn. तो ऑटम के बाद, पतझड़ के सीजन के बाद जब ये मौसम आता है ना, तो बहुत ज़्यादा आग लगने की आशंका होती है, क्योंकि पतझड़ में क्या होता है, पेड़ पौधे सब सूख जाते, पत्तियाँ सूख सूख के नीचे गिरी होती हैं, टहनियाँ जो हैं वो भी सूख चुकी होती हैं, तो इस वजह से आग लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं. एट दैट टाइम द ड्राई ग्रास एंड फॉलन ट्री लीव्स एक्ट एज अ फ्यूल. तो ये जो पत्ते हैं, ठीक है, ये जो टहनियाँ हैं, ये सब फ्यूल का काम करती हैं. मतलब थोड़ा सा उसमें अगर आग लगाया तो बहुत ज़्यादा आग फैल जाती है, क्योंकि सब सूखा होता है. दिस सिचुएशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट. ये सिचुएशन जो है आग के फॉरेस्ट की जो आग है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है. When both wind and inflammable fuel are dry, they form the basis of forest fire, which spread faster during windy days of more temperature and less humidity. तो ये जो फ्यूल्स हैं, ड्राई फ्यूल्स हैं, जो विंड हैं, ये भी एक रीज़न है कि आग को बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा देती है. Some tree was out oily and inflammable material, so the fire spread faster. ठीक है, जो ट्री है, सूखा है, जो ऑयली उसमें है, ये आग लगाने को बहुत हेल्प करती है और वो तेज़ी से आगे की ओर बढ़ाती है. वंस द फॉरेस्ट फायर स्टार्ट्स इट स्प्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. जब एक बार आग लग जाती है जंगल में, तो वो उस तरफ की ओर ज़्यादा बढ़ती है जिस तरफ की ओर हवा होती है. एडवांसिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर ऑन ऑल साइड्स. और 15 किलोमीटर की स्पीड से एक घंटे में वो हर तरफ की ओर बढ़ जाती है. Once the forest fire start, it is spread in the direction of wind, advancing the 15 kilometer. Once it is start, and if attempts are not made promptly to extinguish it, the forest fire would stop only under two situation. अगर आग लगने के बाद कोई सही अगर तरीका नहीं लिया जाता आग को बुझाने का, तो आग दो ही तरीक़ों से बुझ सकती है. पहला, द फॉरेस्ट फायर इज एक्सटिंग्यूश कम्प्लीटली बाय इटसेल्फ. एक तो पहला आग अपने ही तरीके से खुद बुझ जाए, या दूसरा ड्यू टू हैवी रेन. अगर अचानक बहुत तेज़ बारिश हो जाए तो वो आग बुझ सकती है. ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, स्मोक एंड स्पार्क राइजिंग हाई विद द वार्म एयर करंट क्रिएट अ रिस्क ऑफ फायर अमॉन्ग नियरली सेटलमेंट. तो ये जो फॉरेस्ट फायर है उसमें जो आग है वो फैलती है, जो धुआं होता है, ठीक है, ये सब वहाँ के आजू बाजू के जो सेटलमेंट है उनको बहुत ही नुकसान पहुँचाता है. व्हाट टू डू. अब हमें क्या करना चाहिए जब अगर ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो तो. एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो इंस्ट्रक्शन आए वो हमें फॉलो करना चाहिए. अरेंज स्पेशल पेट्रोलिंग इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग ड्राई सीजन. तो फॉरेस्ट जो है रीजन है वहाँ पर स्पेशल पेट्रोलिंग लगा देनी चाहिए, ताकि वहाँ के लोग देख सके कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं. एम्प्लॉयज़ ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड बी ट्रेन फॉर एक्सटिंग्विशिंग फॉरेस्ट फायर. और जो एम्प्लॉयज़ हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनको ट्रेन करना चाहिए कि वो आग बुझा सके, उनको ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए. ये तो बात होगी हमें क्या करना चाहिए. अब क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू. वाइल ट्रैवलिंग थ्रू अ फॉरेस्ट डू नॉट थ्रो बर्निंग बीडी और अदर हाइटेड थिंग्स. ठीक है, ऐसी चीज़ें हमें नहीं फेंकनी चाहिए. अगर हम किसी भी जंगल के एरिया से बाईपास हो रहे हैं तो कोई बीड़ी, माचिस, जलता हुआ सिगरेट, कुछ भी हमें वहाँ पे थ्रो नहीं करना है. पहली बात तो ऐसी चीज़ें हमें यूज़ ही नहीं करनी चाहिए. ठीक है, ऐसे भी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है बीड़ी, सिगरेट. ओके. Now people living in settlement near the forest fire area should not ignore the instruction from forest department. तो जो लोग जंगल के आसपास के एरिया में उनका सेटलमेंट है, ठीक है, ऐसे लोगों को फॉरेस्ट से जो इंस्ट्रक्शन मिले उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए. बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ही सारे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे होते हैं. तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए. वो सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि आप ऐसा ही करिए, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है. तो ये तो हो गया. आज हमने देख लिया नेचुरल डिजास्टर्स जो है, ठीक है, जो नेचर के थ्रू होता है. अब मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स है जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे. थैंक यू.